हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांस धातु के बारे में। पिछले 2 वीडियो में हमने रस और रक्त के बारे में पढ़ लिया, अब हम मांस धातु के बारे में पढ़ते हैं। मांस धातु क्या है? जनरली हमारी बॉडी के जो मस्कुलर ऑर्गन है या फिर हमारी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई मसल्स है, छोटी से लेके बड़ी तक, चाहे वो हार्ट की मसल्स है, लिवर्स की मसल्स हैं, किडनी की मसल हैं या फिर हमारे हाथ पैरों की मसल है, हमारे चेहरे की, कोई भी, जहाँ कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी मांस है, वो मांस धातु के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने का। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है फेस का या हमारी बॉडी का किसी भी पार्ट का, वो इस मांस धातु के कारण बनता है। इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो होता है हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन है या फिर जो वाइटल नाड़ियाँ हैं, जैसे कि वेन हो गई, आर्टरीज हो गई, स्नायु हो गए, लिगामेंट हो गए, नर्व सप्लाई हो गई, इन सबको सुरक्षा देने का काम मांस धातु करती है। ये इतना कॉमन है, सब लोग समझ सकते हैं, ईजी है। अब इससे थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यदि आपके शरीर में मांस धातु का क्षय हो जाए, क्षय मतलब कम होना, यदि आप इस प्रकार का आहार विहार कर रहे हो कि जिससे आपकी रस धातु बन रही है, रक्त धातु बन रही है, लेकिन उसके बाद मांस धातु का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? यदि आपके शरीर में मांस धातु ज़रूरत से कम मात्रा में बनती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो शरीर है वो सूख जाता है। सिंपल सी चीज़ है कि आपके स्फिग, गंड, ओष्ठ, शिश्न, वक्ष, ग्रीवा, उरु, उदर में शुष्कता आ जाती है, रुक्षता आ जाती है। आपका शरीर जो है थोड़ा सा सूख जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ गया होगा, ईजी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, वो ये है कि आपकी जो धमनियाँ हैं, जो सिराएं हैं, जो स्नायु हैं, ये किसी भी प्रकार के बाहर के टॉर्चर के लिए या बाहर से होने वाले आक्रमण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। मतलब कि यदि आपके शरीर में मांस धातु का कम होगा तो आपको मांस से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न हो या नहीं हो, लेकिन आपको ब्लड वेसल्स, वेन, कैपिलरीज और ये लिगामेंट, टेंडन, इनकी प्रॉब्लम ज़रूर डेवलप होती है। ठीक है, यही पॉइंट था, यहाँ पर समझना ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें लिगामेंट का स्प्रेन हुआ है, पर यदि हमें लिगामेंट का स्प्रेन होता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके शरीर में मांस धातु का क्षय होना, मांस धातु की कम मात्रा का होना। इसके बाद यदि जब मांस धातु बढ़ जाती है, तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मांस धातु बढ़ जाएगी तो क्या होगा? शरीर मोटा महसूस होगा, भारी महसूस होगा। लेकिन शरीर के अंदर जब मांस धातु बढ़ती है तो उसके बढ़ने के कारण शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार से वात पित्त कफ प्रभावित होते हैं और कफ की दुष्टि होती है। कफ प्रकोपित अवस्था में रहता है। यदि आपके शरीर में मांस धातु बढ़ेगी तो आपके शरीर में कफ धातु भी बढ़ने लगती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद मांस के बाद आता है मेद धातु। मेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेद का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का जो स्नेहन है, जो स्निग्धता है, जो चिकनाहट है, वो मेद के कारण होती है। कभी घर के दरवाजे होते हैं ना, जो भूतिया बंगलों के दरवाजे हुआ करते थे, तो कैसे उनको खोलो तो चर की आवाज़ करते थे, जिसको बड़ा हॉरर सीन होता था। क्या है? ऑयलिंग की कमी है ना। थोड़ा सा ऑयल लेके कब्ज़ों में डाल दो तो वो भूतहा बंगला है, वो भूतहा नहीं रहेगा। वही चीज़ हमारे शरीर में जितने भी वॉल्व हैं, जितने भी दरवाजे हैं, छोटे दरवाजे, बड़े दरवाजे, मस्कुलर वाले, लिगामेंट वाले, जितने भी दरवाजे हैं, इन सब के अंदर स्निग्धता को बनाए रखने का काम, इनके मोशन को रेगुलेट करने का काम, और ये इजीली मोशन कर सकें, इसको रेगुलेट करने का काम शरीर के अंदर मेद धातु करती है। हमारी बॉडी में छोटी से छोटी मूवमेंट हो रही है, तब वहाँ पर क्या होता है? कोई ना कोई एक ऑर्गन या एक बोन या एक मसल्स दूसरे बोन या मसल्स के अगेंस्ट में फ्रिक्शन करती है, रगड़ती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। उस रगड़ को स्मूथली हो सके। फॉर एग्जांपल, ये हाथ ऐसा है मेरा, इसको मैंने ऐसे से ऐसे किया, तो ये दोनों मसल्स ने मूवमेंट किया ना, इनका मूवमेंट रेगुलर हो, बिना किसी फ्रिक्शन के हो, यानी कि मसल्स में किसी प्रकार का कोई पेन डेवलप ना हो, कोई फ्रैक्शन डेवलप ना हो, कोई घाव डेवलप नहीं हो, इस चीज़ को रेगुलेट करने का काम मेद धातु करती है। मेद का मतलब केवल मोटापा नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि हमारे शरीर में मेद धातु का क्षय हो जाता है, मेद धातु ज़रूरत से कम मात्रा में होती है, तब आपको, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया, काम क्या है इसका? किसी भी प्रकार के फ्रिक्शन को नहीं होने देने का काम मेद धातु करती है। यदि आपके शरीर में मेद धातु कम होगी तो क्या होगा? आपकी बॉडी में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं उनमें घर्षण पैदा होने लगेगा, वो उतने स्मूथली नहीं हो पाएंगे। चाहे वो मूवमेंट रक्त का हो, ब्लड भी तो सर्कुलेट कर रहा है ना, ठीक है, वहाँ पर भी मूवमेंट हो रही है ना,
चाहे वो मूवमेंट रक्त का हो, चाहे वो हार्ट की एक्टिविटी हो। हार्ट पंप करता है, बार बार फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, इसका ये मूवमेंट होता है, इसमें भी फ्रिक्शन डेवलप होता है। इसको ये जो फ्रिक्शन कहीं पर भी हो रहे हैं ये ज़्यादा होने लगते हैं, और मेद धातु का क्षय हो जाने के कारण, मेद धातु कम हो जाने के कारण आपको पूरी बॉडी में सिर से लेकर पैर तक सभी प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के मूवमेंट के कारण हो रहे हैं। यदि आपके हार्ट के वॉल्व खराब हो रहे हैं, वहाँ पर रीज़न भी हो सकता है कि आपके शरीर में मेद धातु का क्षय है। यदि आपके बोन में जो पानी हो जाता है, जो साइनोवियल फ्लूइड हो जाता है, वो कम मात्रा में हो रहा है, तो उसका कारण भी हो सकता है कि आपके शरीर में मेद धातु का क्षय है। यदि आपके बॉडी के अंदर लिगामेंट्स में या फिर मसल्स में पेन ज़्यादा उठता है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हाथों को जब मूवमेंट करते हैं तो अंदर दर्द हो रहा है, उसका कारण भी शरीर के अंदर मेद धातु का क्षय होना हो सकता है। जब मेद धातु का क्षय होता है तो व्यक्ति के अंदर ग्लानि, श्रम और उसके जो भी प्राकृत कर्म हैं उनको करने की इच्छा नहीं रहती। ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली थकावट महसूस होगी। जब पूरी बॉडी में आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह घर्षण हो रहा है, कोई भी काम इजीली हो ही नहीं पा रहा है, तो आप काम करोगे कैसे? ठीक है, लेकिन यही जब मेद धातु ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, आपने ऐसा खाना पीना खाया कि जिससे फैट बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। फैट बढ़ेगा तो पहली चीज़ तो मोटापा आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपके शरीर में मेद धातु बढ़ जाती है तो उसके कारण शरीर के अंदर अवरोध उत्पन्न होता है और आपको वातज रोग होते हैं। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना इतना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है। एक तरफ तो जब हमने पिछले वीडियोस में वायु के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि वायु रुक्ष होती है, और वायु को कम करने के लिए हमें स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए, तेल का सेवन करना चाहिए। याद करिए पुराना वीडियो जिसमें मैंने पर्टिकुलर एंटीडोट बताए थे कि वात के लिए तेल होता है, पित्त के लिए घी होता है और कफ के लिए शहद होता है। ये इसका एंटीडोट होते हैं, मतलब जस्ट अपोज में काम करते हैं। अब मान लो आपके शरीर में वात बढ़ी है तो आप क्या करोगे? आप तेल का प्रयोग करोगे। ठीक है, मैंने बताया है, ऑब्वियसली करोगे, मेरे फॉलोअर्स हैं वो तो करेंगे। अब तेल का प्रयोग करोगे तो उससे मेद बढ़ जाएगा, मेद बढ़ जाएगा तो वात रोग फिर से बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमको सम्यक प्रयोग करना है। कोई सिद्धांत नहीं है कि इस चीज़ को छोड़ दोगे तो सही हो जाओगे, उस चीज़ को यूज़ करने लगोगे तो फ़ायदा होगा। हर चीज़ का हमें बहुत ही नाप तोल करके अपने शरीर की धातुओं के हिसाब से प्रयोग करना है। ठीक है, यदि शरीर के अंदर मेद धातु ज़्यादा बढ़ती है तो शरीर के अंदर अवरोध उत्पन्न होता है, और अवरोध के कारण वातज रोग होते हैं। वातज रोग का मतलब क्या है? पूरे शरीर में दर्द होगा, अस्थि शूल होगा, हड्डियों में दर्द होगा, संधियों में दर्द होगा आपको। इसके अलावा काश श्वास, ज़्यादा खांसी का आना, दमे का हो जाना, सांस फूलना, इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि सभी वायु के कारण होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नींद आएगी। मेद धातु शरीर में जब बढ़ जाती है तो नींद ज़्यादा आने लगती है। मैथुन में अशक्ति हो जाती है, व्यक्ति को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी डेवलप होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अति स्थौल्य का हो जाना, अति स्वेद का आना एवं सभी प्रकार के वात रोग का होना। ठीक है, ये इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ। आयुर्वेद बहुत ज़्यादा विशाल है, केवल हर्बल थेरेपी से काम नहीं करने वाला कि आप मेथी दाना का सेवन कर लो तो आपका प्रमेय ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप साइंस है जो समझना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ 2 धातुएं पढ़ी, पहली मांस और मेद। ठीक है, मांस धातु का जब क्षय होता है तो आपके शरीर में कमजोरी आती है। मांस धातु जब बढ़ने लगती है तो आपके शरीर में कफ का प्रकोप होने लगता है। ठीक है, मेद धातु की जब हमने बात करी, मेद धातु का क्षय जब होता है तो शरीर के अंदर कमजोरी आती है, कफ धातु का क्षय होने लगता है। उसके साथ साथ में मेद धातु बढ़ जाती है, तब आपको वातज रोग ज़्यादा होते हैं, यानी कि वायु से होने वाली सभी व्याधियाँ मेदज लोगों में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, 2 हो गए। इसके बाद लास्ट आता है, लास्ट नहीं सॉरी और भी है, लेकिन अभी इस क्रम में इसके बाद में आता है अस्थि। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। अब आती है अस्थि। अस्थि धातु भी समझना थोड़ा आसान काम है। अस्थि का मतलब होता है हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं। अब यहाँ तीनों चीज़ें आएंगी, बोन्स भी आएंगे, कार्टिलेज भी आएंगे, लिगामेंट भी आएंगे, टेंडोन भी आएंगे। आयुर्वेद के हिसाब से चारों चीज़ों को अस्थि के अंतर्गत काउंट किया गया है, क्योंकि ये एक दूसरे का घनिष्ठ रूप है। ठीक है, जो कार्टिलेज है और जो बोन है, दोनों के अंदर का जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। केवल जो बोन होती है वो ज़्यादा ठोस होती है, जो कार्टिलेज होते हैं वो थोड़े से मुलायम होते हैं, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है, जो उनकी प्रक्रिया है बनने की, वो सेम होती है। इसलिए आयुर्वेद में इन चारों को एक ही चीज़ के अंतर्गत रखा गया है, वो है अस्थि धातु।
शरीर के अंदर जब अस्थि धातु का क्षय हो जाता है, जब अस्थि कम हो जाती है, याद रखना अस्थि धातु की बात कर रहे हैं, केवल कैल्शियम की बात नहीं कर रहे हैं। बोन का जो फॉर्मेशन होता है केवल कैल्शियम से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग कैल्शियम की टैबलेट लेना चालू कर देते हैं अगर उनको लगता है कि बोन में कुछ प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अस्थि धातु जब शरीर के अंदर कम होगी तो आपको क्या होगा, जितने भी बोन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, लिगामेंट वाली, टेंडोन वाली, कार्टिलेज वाली, किसी भी प्रकार के जॉइंट्स में, किसी भी प्रकार की बोन में पेन का होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है शरीर के अंदर अस्थि धातु का कम होना। इसके अलावा आयुर्वेद में जो हमारे बाल हैं, नाखून हैं और रोए हैं, रोम, इन तीनों को अस्थि के उपधातु या फिर मल बोला गया है। तो वो सभी लोग जिनको बालों के डिसऑर्डर होते हैं उनकी बोन डेंसिटी या फिर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको ज़रूर होती है, बोन उनकी कम होती है, ठीक है। यदि आपको बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि आपके रोए गड़बड़ हो रहे हैं, यदि आपके जेनाइटल ऑर्गन्स के जो बाल हैं वो ढंग से नहीं आ रहे हैं, यदि आपकी आंखों की जो पलक होती हैं ये ढंग से नहीं है, इन सभी में भी शरीर के अंदर अस्थि धातु का क्षय रहता है, अस्थि धातु कम रहती है। जब अस्थि धातु बढ़ जाती है तो इन्हीं की बीमारियां होने लगती हैं, मतलब कि बाल ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, नाखून टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, ठीक है। नाखून टेढ़े मेढ़े होने में केवल कैल्शियम की कमी रीज़न नहीं है, नाखूनों का टेढ़े मेढ़े होना अस्थि धातु के बढ़ने के कारण भी होता है। बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है, उनका फॉर्मेशन गलत प्रकार का होने लगता है, कमज़ोर होने लगती है, फ्रेजाइल हो जाती है जब अस्थि धातु बढ़ जाती है, ठीक है। ये हुई अस्थि धातु का। इसके बाद की 2 धातुएं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। अब यहाँ मैं कंक्लूड कर दूँ जो आप लोगों को समझने वाली चीज़ें हैं। देखिए, हमने वात पित्त कफ के बारे में जाना। अगर आपके शरीर में वात बढ़ी हुई है तो कई बार उसके रीज़न हो सकते हैं कि पहली चीज़ तो आपके शरीर में मांस धातु कम है तो भी वात धातु बढ़ जाती है। हो सकता है मेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हो, इस कारण से वात धातु बढ़ी हुई है आपकी। हो सकता है अस्थि धातु का क्षय हो, ठीक है, तब भी आपकी वात बढ़ जाती है, ठीक। इसी प्रकार से कफ की अगर हम बात करें, पित्त का थोड़ा धातुओं में रोल कम होता है। पित्त का जो मेन का फंक्शन होता है या फिर जो जहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है वो अग्नि के ऊपर होती है, इसलिए हम यहाँ पर पित्त धातु को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। कफ का ऐसे ही रहता है, यदि आपके शरीर में मांस धातु बढ़ी हुई है तो आपको कफज रोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेद धातु ज़्यादा बढ़ी हुई है तब भी आपको कफज रोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन अस्थि धातु का कफ के साथ में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अगर कफ बढ़ा हुआ रहता है तो ज़रूर, क्योंकि कफ के बढ़ने के साथ साथ वात कम हो जाती है, वात कम हो जाती है तो अस्थि धातु बढ़ना चालू कर देती है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक। इसके बाद 2 धातुएं बची हुई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है जहाँ पर आयुर्वेद के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो इनकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, थोड़ा सा एनाटॉमी होती है जिसको आप समझ पा रहे हैं। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंटरेस्ट आ रहा हो कि भाई आयुर्वेद भी एक प्रॉपर साइंस है, ये कोई घरेलू नुस्खे बस नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।